चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भाई जोर से बोलना होता है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, लगना चाहिए कि एनर्जेटिक हैं। कि नवरात्रा का फास्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? 21वीं सदी में ज़्यादा पापी हैं और होना भी चाहिए। तभी ना कलयुग आएगा। सही बात है। कल गायब थी, कहाँ थी? सर थोड़ा लेट हो गया था आने में। वीडियो देख लिए? यस सर। चलो बढ़िया। जैसे जैसे बच्चे जान रहे हैं क्लास के बारे में, वैसे वैसे बच्चे जुड़ रहे हैं। कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ ऐसी होती है बीकॉम की पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, आया था। हाँ हाँ, फिर आएगा अभी। हाँ, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन, 25 दिन में लोग जानते हैं, फिर जुड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। पहले दिन आए थे वो दोनों, कल भी 4-5 लड़की आई थी, 1-2 दिन में वो भी सब आएगी। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारा परिवार बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद रानी आई, रानी लगातार आ रही है। उसके बाद तुम आया, तुम दोनों लगातार आ रहा है। फिर ये दोनों आई, कल तुम आया था, कल आया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चे जान रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ को नोट्स अच्छा लग रहा है, कुछ को पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो वैसे वैसे क्या होता है, लोग जानना शुरू हो जाते हैं। और बाकी आप लोग हो, असली एसेट्स तो टीचर का स्टूडेंट होता है। जब आप सहमत हो जाओगे तो आप 5 को और सहमत करा दोगे, फिर वो 5 को और सहमत करा देंगे। ऐसे ही होता है ना। कोई भी मार्केटिंग इंडिया में ऐसी ही होती है। मोबाइल फ़ोन आप लोग रेकमेंड करते हो कि नहीं, यार ये फ़ोन ले ले यार, बहुत अच्छा फ़ोन है। इस कपड़े के दुकान में कपड़े बहुत अच्छे और सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको पसंद आया। तो ये चीज़ है। खैर, आपको सब कुछ बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपके लिए जितनी मेहनत मैं कर दूंगा उतनी मेहनत कोई टीचर यहाँ का नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट बिहार लेवल पे ही बोल रहा हूँ। ये नोट्स ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा कंटेंट आपको बताएगा, मेरा नोट्स आपको बताएगा, मेरा कंसेप्ट जो समझाने का तरीका है वो आपको बताएगा। खैर, आ जाओ। जितनी भी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में करी थी उससे आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में आपको कुछ ऑनलाइन देखना होगा। पहले 2 तरीका है। मोबाइल फ़ोन है, गांव में नेटवर्क नहीं रहता, मेरे यहाँ फुल नेटवर्क रहता है, वाईफाई का भी है। यहाँ से यूट्यूब वीडियो को ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लो और घर जाके देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना। ये बच्ची भी आ रही है वहाँ से, बताई, मैं हैरान हो गया। त्रिकोलिया के आगे कोई गांव है, वहाँ से त्रिकोलिया आती है। त्रिकोलिया आज मतलब आई है, फिर भी डेडिकेशन देखा जाता है ना। और हम लोग शहर में रह के बहाना करते हैं। त्रिकोलिया साइकिल लगाई है, वहाँ से ऑटो से आई है। एक बच्चा अभी सीवीटी की मेरी क्लास में आ रहा है, चकिया से डेली आता है, चकिया से रोज क्लास करने आता है। पागल नहीं है, उसको क्या करे, वो क्वालिटी वहाँ नहीं मिल रहा है। कुछ होगा, काम भी होगा, उसका व्यापार होगा, कुछ शाम को करता भी होगा। यार, स्ट्रगल करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, कम नहीं है। हाँ, सुगौली से पिछले साल बहुत बच्चा आता है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, सुगौली चकिया की कनेक्टिविटी अच्छी है ना, तो बच्चा आ जाता है। काम भी करते हैं ना, बहुत बच्चे काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ेगा भी, शाम को काम भी करेगा, पापा का दुकान है तो सहयोग भी करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर सुबह आएगा। इस तरह से चलता है। सुख किसको पसंद नहीं, कुछ परिस्थितियां होंगी तभी तो बेचारा नहीं आ पा रहा है क्या। खैर चलो, एनीवे बच्चों, बीकॉम की इस क्लास में, लास्ट क्लास में मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ
मूव करा दिया था कि अब जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं, जिसके लिए मैंने शुरू किया था, बस मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन रूल। क्या शुरू किया था? डिस्ट्रीब्यूशन रूल कि वितरण के नियम क्या होंगे। वितरण के नियम समझाया था दो अलग अलग हेड के हिसाब से, एक पोस्ट, एक प्री और पोस्ट, कि प्री में कैसे बांटेंगे और पोस्ट में कैसे बांटेंगे। और इसके लिए सबसे पहले कल मैंने आपको समझाया था किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, Gross profit and loss. बोल नहीं रहा है, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बोलना है मेरी क्लास में, यही याद करा दूंगा, घर पर टेंशन रहेगा ही नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। दूसरी बात बताओ मुझे, मैंने आपको समझाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को बांटना है, कैसे कैसे बांटना है जरा बताओ। सबसे पहले किस रेशियो में बांटते हैं इसको? Turnover ratio. सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं किसको? टर्नओवर रेशियो को, बिक्री रेशियो को। टर्नओवर को ही कहा जाता है क्या? सेल्स। अगर ये सवाल में ना दिया हो तो दूसरे तक जाते हैं। दूसरा क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो, COGS रेशियो। और तीसरा क्या था बच्चों? टाइम रेशियो। और इतना करने के बाद हम लोगों ने समझना शुरू किया था कि सेल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है और टाइम रेशियो क्या होता है, जिसमें से टाइम रेशियो हम लोगों ने समझ लिया था, टर्नओवर हमारा बच गया था। तो आओ आज सीखेंगे कि टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो अभी इसी हेडिंग में, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के हेडिंग में ही ये कॉन्सेप्ट भी हम लिख लेंगे। ऐसे एरो देके हेडिंग दे लो, हेडिंग दे लो, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर रेशियो। चलो, सबसे पहले हम कंडीशन में वही देंगे, हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन की तिथि। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है भैया? क्या लिखवाए थे कल? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो, वही एग्जांपल रखते हैं। 30 September. 30th, अच्छा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30th सितंबर 2022। बिजनेस टेकन ओवर, बिजनेस को खरीदा कब था? 1 June. टेकन ओवर था 1 जून, 1 जून, 1 जून। एक जून। और क्लोजिंग डेट हमारा था 31 मार्च, क्लोजिंग डेट था 31 मार्च। इतनी बातें लिखो। उसके एक लाइन छोड़ के नीचे लिखो, सेल्स वर ट्वाइस द नॉर्मल सेल बिटवीन, सेल्स वर ट्वाइस द नॉर्मल सेल्स बिटवीन 1 नवंबर 2022 टू 28 फरवरी 2023। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? 1 नवंबर 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक
बिक्री जो था वो क्या था, 2 गुना था। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही कंडीशन देगा बच्चों, और इसकी मदद से हमको निकालना होगा टर्नओवर रेशियो। अब कुछ भी कंडीशन दे सकता है, थ्राइस दे सकता है, हाफ दे सकता है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन की भाषा होगी, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी जैसे क्वेश्चन में आएगा उस हिसाब से ट्रीट कर देंगे। प्रोसीड कैसे करेंगे वो मैं आपको मेथड सिखाना चाह रहा हूँ बस। आप भी बिल्कुल ध्यान से समझना, समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। देखो कोई भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको टर्नओवर रेशियो निकालना हो सॉल्यूशन, तो आप फिर से एक बार नंबर लाइन तो जरूर ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन के बिना तो हम लोगों को चलना ही नहीं है। अच्छा, इस वाले छोर पर हम लिखते हैं बिजनेस टेकन ओवर, बिजनेस टेकन ओवर, और किस डेट को किया है, ये देखो बिजनेस टेकन ओवर, किस दिन बिजनेस को खरीदा है। टेकन ओवर का मतलब खरीदा है 1 जून को। दूसरी बात, बिजनेस को हमने इनकॉर्पोरेट कब किया है, बिजनेस को हमने इनकॉर्पोरेट किया है कब, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और हमारा खाता बंद हो रहा है कब, 31 मार्च। सेल्स वाले केस में आपको मंथ भी लिखना होगा। जून के बाद क्या आता है बच्चों, जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। तो ये हो गया जुलाई, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, और ये हो गया सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च। सितंबर हो गया, ये हो गया हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये पूरा का पूरा हमारा हो गया मार्च। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला, आखिरी लाइन पढ़ो जरा। सेल्स रेशियो में इसका खूब उपयोग होगा। क्या बोला टर्नओवर रेशियो के लिए, कि जो सेल्स है हमारा वो दुगुना है, और दुगुना किस पीरियड में है, सेल्स हमारा 2 गुना किस पीरियड में है, तो 1 नवंबर 2022 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक। मतलब 2 गुना का मतलब ये 1 नवंबर का मतलब यहां से हो गया 1 नवंबर, और 28 फरवरी हमारा कहाँ खत्म होगा, यहाँ पर 28 फरवरी। यहाँ पर जो हमारा सेल्स है बच्चों वो कितना गुना है, 2 गुना है। मतलब इस पीरियड में जो हमारा सेल्स है, जो सेल्स है वो 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब इधर जितना होगा उसका 2 गुना किधर होगा, यहाँ पर होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द नॉर्मल सेल्स बी एक्स। सवाल में हमको सेल्स दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमको मानना होगा कि हम मान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल सेल जो है वो कितना है, x है। तो 2 गुना सेल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आपको अब लिखना है, अब एक बात बताओ, जुलाई के महीने में कितना सेल हुआ, यहां मैंने नॉर्मल सेल किसको माना है, x, तो जुलाई में मैंने ले लिया x। अगस्त में भी x होगा, क्योंकि 2 गुना तो सिर्फ इसी पीरियड में है ना, बाकी सब में तो नॉर्मली है। यहां भी x हो गया, सितंबर में भी x हो गया, अक्टूबर में भी x हो गया। अब बोलता क्या है कि 1 नवंबर से हमारा सेल क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो इस वाले पीरियड में सेल क्या लिखेंगे, 2x, दिसंबर में 2x, जनवरी में 2x, फरवरी में 2x। बोला ना 2 गुना कब से कब तक है, 28 फरवरी 2023 तक।
अभी भी 1 महीना बचा है, तो इस पीरियड में सेल्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो बच्चों बीकॉम लेवल पे अकाउंट्स जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा रुक के, और अगर बिना समझे इन सारी चीजों को करोगे तो कितना रटोगे, नहीं रट पाओगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन दे सकता है, लिख सकता है सेल्स जो है इस पीरियड में ट्वाइस है और 1 फरवरी से लेके 1 मार्च से लेके 31 मार्च थ्राइस है या हाफ है। बात समझ में आ रही है? तो जैसा क्वेश्चन की भाषा होगी वैसे ही हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलो सबसे पहले काम करो, बहुत सावधानी के साथ ये नंबर लाइन कॉपी में ड्रॉ करो, तो उसके फिर नीचे लिख लेना लेट द नॉर्मल सेल्स बी x। अच्छा, बिजनेस टेकन ओवर जून में किया है ना भैया? जून का हमने कहाँ लिया है? बिजनेस कब खरीदा है? 1 जून को खरीदा है ना, तो जून का भी तो सेल्स लेंगे। हमने किसका ले लिया है? जुलाई का। एक इसमें जून का भी हम लेंगे ना। कुछ नहीं, इसको बस इधर थोड़ा सा बढ़ा दो और इस महीना को मैं जून नाम दे देता हूँ। ये लो, यहाँ हो गया हमारा 1 जून, बिजनेस टेकन ओवर 1 जून, तो ये हो गया जून का महीना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जून में भी हमारा कितना हो गया? x। चलो अब देखो बच्चों, अब हमको निकालना है सेल्स रेशियो। फिगर हमने बना लिया, अब टेंशन नहीं है। अब आप सबसे पहले निकालो प्री पीरियड सेल्स। सबसे पहले निकालेंगे प्री पीरियड सेल्स। प्री पीरियड किसको कहते हैं बेटा? तो जब हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, जिस दिन हमारा क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ये पीरियड प्री होता है,
और राइट हैंड साइड देखोगे तो ये पीरियड पोस्ट होता है। तो प्री पीरियड का जरा सेल्स देखो, तो सेल्स किस किस महीना का लेंगे हम, जून का लेंगे प्लस जुलाई का लेंगे प्लस अगस्त का लेंगे प्लस सितंबर का लेंगे। ठीक है, 30 सितंबर को इनकॉर्पोरेट हुआ तो सितंबर महीना लेंगे ना। लो, जून में x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 4x। अच्छा, इसी तरीके से देखो इधर, इसी तरीके से पोस्ट पीरियड सेल्स निकालेंगे, पोस्ट पीरियड सेल्स। तो पोस्ट पीरियड सेल्स निकालेंगे तो कौन कौन सा महीना है बच्चों, हाँ, अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। अब हर पीरियड का सेल पहले समझना है, हर पीरियड का सेल लिखा हुआ है। अक्टूबर का 2x, अक्टूबर का x है, अक्टूबर का x बहुत ध्यान से लिखना है, गड़बड़ ना हो जाए। नवंबर का 2x, दिसंबर का 2x, जनवरी का 2x, फरवरी का 2x और मार्च का x। देख रहे हो कितनी सावधानी से लिखना है, थोड़ी भी नजर हटी दुर्घटना घटी। जोड़ो, 2 4 6 8 9 10, कितना हुआ 10x। तो प्री पीरियड सेल्स आया 4x, पोस्ट पीरियड सेल्स आया 10x। अब इसी का आपको रेशियो निकालना है, इसी टर्नओवर का आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालोगे, टर्नओवर रेशियो बराबर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, प्री पीरियड रेशियो, प्री पीरियड सेल्स रेशियो पोस्ट पीरियड सेल्स। इधर देखो, प्री पीरियड का सेल्स कितना है 4x इज टू कितना है 10x, x से x कट गया और 4:2 क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2:5। तो यही बेटा हमारा क्या हो गया, टर्नओवर रेशियो हो गया 2:5। चलो लिखो, अच्छे से लिखो। तो बस इसी एलोकेशन और निकालने के तरीके को सीख गए, बहुत बड़ी चीज सीख गए। अगले वीक मंडे से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा ही होगा। पीछे का हर क्लास में रिवाइज करके आना है, एक बार देखते चलना है। पहला चैप्टर है, इस पे अपना पूरा कमांड होना चाहिए। और इस चैप्टर से मानो तो आप 40 नंबर का पेपर लिख सकते हो एग्जाम में, 100 नंबर में से 20 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। हो गया, साइड हट जाए। समृद्धि तुम देख ली बैकअप क्लास, मेन का तुम भी देख ली, लेक्चर 3 नहीं देखा।
लेक्चर 3 नहीं देखी हो, आज कंप्लीट कर लेना जाके, और नया कॉपी में, बढ़िया कॉपी में नोट्स बनाओ। यस सर, बना है। गुड। आप भी नया कॉपी खरीद लेना आज, उसी कॉपी में शुरुआत से लिखना है, एकदम सिलेबस वगैरह सब लिखवा रखे हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्या हैं, कैसे हैं। चलो, तो एक तरह की चीज को तो बांटना हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं, वो है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब आओ, अब बिजनेस के कुछ खर्चे होंगे, फिक्स्ड खर्चे होंगे, उन खर्चों को कैसे बांटेंगे, कौन कौन से खर्चों को हम फिक्स्ड मानेंगे। आइए जरा बैठ जाइए। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के पहले हम कौन सा हेडिंग दिए थे? 1 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन रूल 1 नंबर था। ये सारा 1 नंबर में ही चल रहा था। अब हमारा दूसरा आ जाएगा 2 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्थिर खर्च का वितरण, स्थिर खर्च का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, स्थिर खर्च का वितरण। इसमें बहुत सिंपल सा लिख लेंगे, थोड़ा सा अंदर करके कि लगे कि इसके अंदर का पॉइंट है। These expenses shall be distributed. These expenses shall be distributed in time ratio. अगर ऐसा कोई भी खर्चा होगा, उन सभी खर्चों को टाइम रेशियो में बांटना है। कौन कौन से खर्चे इसमें आएंगे उसका लिस्ट आप तैयार करिए। एग्जाम्पल मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे और एक एक करके लिखना है। ऐसे 1 नंबर, फिर उसके नीचे 2 नंबर, फिर उसके नीचे 3 नंबर, सुंदर तरीके से, फिर उसके नीचे 4 नंबर। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है। 5 नंबर, सबसे पहले लिखो सैलरीज, सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि सर इसको हिंदी में लिखिए, तो मैं नहीं लिखूंगा। इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखते वक्त आपको इसको इंग्लिश में ही लिखना होगा। इसीलिए इंग्लिश की हैबिट इन सारे आइटम्स की अभी से हम डालना शुरू कर देंगे। जहां हिंदी लिखना है, जैसे हेडिंग है मैंने लिख दिया, सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स। रेंट सिंपल लिखो, रेंट, स्टेशनरी, रेंट, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज, या अगर कोई और मिसलीनियस खर्चे हैं तो मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस 7, 8। और अगर
इसी मिसलिनियस की जगह एक और शब्द बना के लिख दिया, अदर एक्सपेंसेस। तो इस तरह का कोई भी खर्चा अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो इन सारे खर्चों को बेटा किस रेशियो में बांटना है? टाइम रेशियो। और टाइम रेशियो क्या मैंने निकालना सिखाया है? कैसे निकालते हैं? प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? टाइम रेशियो कहा जाता है। सिंपल है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि सेल्स से रिलेटेड होते हैं। ये हेडिंग कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब आओ 3 नंबर हेडिंग देंगे, लिख लिए। हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 बच्चों, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, बिक्री से संबंधित खर्च। बिक्री से संबंधित खर्च, चलो हेडिंग दे लो, बिक्री से संबंधित खर्चे अगर बिक्री से कोई भी संबंधित खर्चे हैं, these expenses shall be distributed, these expenses shall be distributed in, और इनको किस रेशियो में भैया हम बांटेंगे? अगर सेल्स से रिलेटेड हैं तो सेल्स से रिलेटेड मैंने एक रेशियो आपको बताया है अभी अभी, टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल सही बात। उदाहरण, एग्जाम्पल, कौन कौन से खर्चे होंगे जो सेल्स से रिलेटेड होंगे? चलो इसका भी 1-2 करके लिस्ट बनाओगे। सबसे पहले लिखो कार्टेज आउटवार्ड, कार्टेज आउटवार्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। दूसरा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन expenses, selling and distribution expenses। तीसरा लिखो कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, सेल्स एजेंट। चौथा लिखो एडवर्टीजमेंट, प्रचार और प्रसार पर खर्चा। एडवर्टीजमेंट। पांचवा लिखो बैड डेट्स, बैड डेट्स, BADDEPTS। बैड डेट्स का मतलब आपने माल उधार बेचा था, आपने माल उधार बेचा था लेकिन सामने वाला पैसा दिया नहीं। जिसको उधार दिया था उसने पैसा दिया नहीं। दिया नहीं का मतलब आपका पैसा क्या हुआ? डूब गया, मिलने वाला नहीं है अब। तो उसको अकाउंट्स में किस शब्द के नाम से जानते हैं? बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, कार्टेज आउटवर्ड क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कार्टेज आउटवर्ड का मतलब सेलर, जाहिर सी बात है, दुकान पे सामान खरीदा, दुकान से बायर के घर पर पहुंचना चाहिए। तुमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो दुकानदार को कहा कि पलंग मेरे घर पर पहुंचवा दीजिएगा।
तो उससे संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, अगर दुकानदार बियर कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कार्टेज आउटवर्ड, मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिलीवरिंग ऑफ गुड्स टू द बायर। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये कौन सा खर्चा होता है? तो सामान बनाने के बाद बेचने के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रचार पर, प्रसार पर, एडवर्टीजमेंट पर, प्रमोशनल एक्सपेंस कई सारे होते हैं, तो उसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तीसरा क्या था? कमीशन ऑफ सेल्स, कमीशन भी बांधते हैं बेचने पर, वो भी खर्चा अगर है तो वो भी किस रेशियो में बटेगा? टर्नओवर रेशियो में। उसके बाद क्या था? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद हो गया क्या? बैड डेट्स। एक और लिखो, कमीशन कई बार ना लिख के ब्रोकरेज लिखता है, BROKERAGES, BROKERAGES, ब्रोकरेज। और अगर प्रमोशन पर कोई खर्चा हो रहा है, अलग अलग नाम से देता है इसलिए लिखवा दे रहा हूं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। अगर सेल्स से संबंधित ऐसा कोई भी खर्चा होगा बच्चों, तो इन सभी को हमको किस रेशियो में बांटना है? हाँ, टर्नओवर रेशियो में बांटना है। चलो एक लिस्ट और तैयार करेंगे, चौथा नंबर। मतलब पता है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें कई सारे आइटम हमको एक साथ दिए होंगे, तो हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि अपन लोगों को किस रेशियो में बांटना है, टर्नओवर में बांटना है या टाइम रेशियो में बांटना है। इसलिए मैं ये लिस्टिंग तैयार कर रहा हूँ। अब कुछ खर्चे बिजनेस के ऐसे होते हैं जो प्री में जाते ही नहीं हैं, जो प्री पीरियड में जाते ही नहीं हैं, ये खर्चे सीधे सीधे चले जाते हैं किस में? पोस्ट में। किस में? पोस्ट पीरियड में। पोस्ट पीरियड का मतलब हुआ कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ये सारे के सारे बाद के खर्चे हैं। मतलब आपको एग्जाम में कुछ आइटम ऐसे दिए होंगे, जैसे एग्जाम में जो भी हम फॉर्मेट बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, पार्टिकुलर्स का फॉर्मेट बनाएंगे, रेशियो का बनाएंगे, अभी सिखाऊंगा फॉर्मेट कैसे बनेगा। रेशियो यहां लिखेंगे प्री और यहां लिखेंगे पोस्ट। प्री के खर्चे प्री में, पोस्ट के खर्चे पोस्ट में। तो जो खर्चा सीधा पोस्ट में जाने वाला है, प्री में वहां क्या लगा देना है? डैश, और सीधा कहां लिख देना है? पोस्ट में। तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से खर्चे पोस्ट वाले हैं। तो एक बात बताओ, इनकॉर्पोरेशन के बाद के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे कहां जाएंगे? पोस्ट में जाएंगे। तो ऐसे खर्चों का भी मैं लिस्ट आपको तैयार करवा देता हूं कि आपको पता रहे। मतलब ये तो सबसे आसान है ना, इनको तो बांटना ही नहीं है। जो खर्चे का लिस्ट अब तैयार करवाऊंगा, इनको बांटना है क्या? ये तो जो आपको एग्जाम में दिया होगा वो सीधा उठा के कहां डाल देना है? पोस्ट में। ना रेशियो का झंझट है ना कुछ का झंझट है, बस आपको पकड़ में आना चाहिए। तो अगला हेडिंग, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू कौन सा पीरियड? पोस्ट पीरियड। खर्च जो पोस्ट पीरियड से संबंधित हो। खर्चे जो पोस्ट पीरियड से संबंधित हो, इसमें लिख लो, such expenses shall directly be recorded in post period
पोस्ट पीरियड, ऐसे खर्चे को सीधा सीधा कहाँ रिकॉर्ड करना है? पोस्ट पीरियड में। दैट इज दे शैल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी रेशियो, इनको किसी भी रेशियो में हमको नहीं बांटना, सीधे सीधे पोस्ट पीरियड में जाके लिख देना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल, इसके भैया कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सबसे पहला डायरेक्टर फीस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तीसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी इनकॉर्पोरेट के पहले के जितने सारे खर्चे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। चौथा लिखो, चौथा अंडरराइटर फीस, पांचवा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और छठा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और एक और नाम से लिख सकता है शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये लो शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो अगर ऐसा कोई भी खर्चा हमको दिखेगा बच्चों, तो उसको सीधा कहां रिकॉर्ड करना है? पोस्ट पीरियड में रिकॉर्ड करना है, बस। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल आपकी क्लास चलेगी, तो कल मैं सारे डिस्ट्रीब्यूशन के रूल खत्म करवा दूंगा। कुछ कुछ बचा हुआ है, जैसे ऑडिट फीस बचा हुआ है। आप कंपनी को खरीदते हो बट पैसा समय पर नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो बता दूंगा। अच्छा देखो, पता है हम लोग भी जब ग्रेजुएशन में थे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ड्यू तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसका एग्ज़ाम भी मुश्किल होता है, बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते थे। तो क्या होता था, कई बार हम लोग थ्योरी लिखते वक्त बहुत सारी चीज़ें दिमाग से मिस आउट हो जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसी के थ्योरी को एग्ज़ाम में चिपका के चले जाते थे। एग्जामिनर को लिखने से मतलब है ना। अब मैं हेडिंग बना देता था ऐसे, in case of profit or loss prior to incorporation there are such distribution rule। और डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या क्या है, हेडिंग दे दिया, थोड़ा शब्दों में लिख दिया। इफ अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर देन सच एक्सपेंसेज शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग वेज। अगर कंपनी साल में सकल लाभ या सकल हानि कमा रही है तो इसको इस अनुपात में बांटा जाएगा। सबसे पहले इसको बिक्री अनुपात में
बांटा जाएगा, उसी को इंग्लिश में लिख देते थे। फर्स्टली इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो, फिर उसके नीचे इफ टर्नओवर रेशियो इज नॉट गिवन देन इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो इज नॉट गिवन देन इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। तो इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपको थ्योरी क्वेश्चन में भी मदद करने वाले हैं। अब आपको दूसरे के भरोसे नहीं रहना लिखने के लिए, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। अगर कोई चीज नहीं भी याद आ रहा है तो तुम सही लिख के आओगे ना, भले उससे मिलता जुलता लिख के आओगे। अब सोचो ना, अगर ये सब तुम लिख दिए, जो भी मैं 1 2 3 हेडिंग में लिखवाया, तो 3-4 पेज तो ऐसे ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको लिखने की दिक्कत अब बीकॉम में नहीं होने वाली है, अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगी तो। चलिए बच्चों, ठीक है, कल आपकी क्लास चलेगी। वैसे मैं शनिवार को क्लास लेता नहीं हूं, लेकिन अब अभी आपकी फर्स्ट राउंड की क्लासेस हैं और थोड़ा सा इसको कंप्लीट भी करा दूंगा कि मंडे से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएँ। तो कल मैं आपकी 2 घंटे की क्लास ले लूँ क्या? हाँ, क्या कल मेरी क्लास ये रेगुलर वाली नहीं रहेगी? कल शनिवार है ना, तो कल शनिवार है तो बाकी सारी क्लासेस बंद रहेंगी। तो कल मैं आपकी क्लास 8 से 10 ले लेता हूँ। नहीं, 9 है ना, तो 9 से 11, 9 2 11 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 9 से 11 पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगे? 9 2 11। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं 2 घंटे की क्लास में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी खत्म कर लेंगे।